तो शुरू करते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो देखते हैं इसको क्या है, भारत का स्थिति एवं विस्तार है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 2.4% है। ठीक है। और याद रखिएगा आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमेशा याद रखिएगा 7वां स्थान है। आकार की दृष्टि से विश्व में यानी कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमेशा याद रखिएगा 7वां स्थान है। आगे की बात की जाए कि विश्व की कुल संख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो हमेशा रखना 16.7%। 16.7% है जो कि भारत में निवास करता है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हमेशा याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आगे की बात किया जाए भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो हमेशा याद रखिएगा 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। आगे की बात किया जाए भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो हमेशा रखना 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है। आगे बात किया जाए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो हमेशा रखना 15,200 किलोमीटर है जो कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। जो अगला पॉइंट है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना 6100 किलोमीटर है जो कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। और द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो हमेशा रखना 7,516.5 किलोमीटर है। 7,516.5 किलोमीटर है। आगे देखते हैं भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर है? भारत का जो ध्रुव है दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो हमेशा रखना 876 किलोमीटर की दूरी पर है। 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? बताइएगा भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में है? तो हमेशा याद रखिएगा 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट रेखा में स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। आगे देखते हैं कि भारत के किस राज्य का तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की तट रेखा है जो कि सबसे छोटी है। अगला पॉइंट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? याद रखना कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है और वो भी कितने राज्यों से? याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी बताएं आप लोग को कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमेशा लगाइएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? याद रखना केप केमोरिन बाबू। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो रखना केप कोमोरिन हो जाएगा। आगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? तो याद रखना इंदिरा कॉलेज जो कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। आगे देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो याद रखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देखते हैं आगे कहा है। जो आगे कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। आगे कि आदम का पुल कितने देशों के मध्य स्थित है? याद रखना भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। एग्जाम में पूछा जाए कि आदम का पुल किन देशों के बीच मध्य स्थित है? याद रखना भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे कहा है। जो आगे है डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास है जो किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। आगे देखते हैं एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है? एक द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखना गुजरात के तट पर स्थित है। गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो याद रखना मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो याद रखना मन्नार की खाड़ी अलग करता है। आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा भूभाग है जो प्राचीनतम है? तो याद रखना प्रायद्वीपीय पठार है जो कि प्राचीनतम है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना कोकण तट के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं आगे का है। जो आगे कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी बिंदु भाग किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।
हमेशा याद रखिएगा, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो बताइएगा, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है स्थित है। तो याद रखना, गांधीनगर, याद रखिएगा गांधीनगर है जो कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो याद रखना, 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश बाबू। ठीक है, 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे कहा जो आगे है बाबू कि निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हमेशा याद रखिएगा, मणिपुर, मणिपुर राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आगे कहा जो आगे की गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। याद रखना, 2 घंटे का अंतराल होगा, हमेशा याद रखिएगा 2 घंटे का अंतराल होगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। याद रखना, 23 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पूर्वाहन हो जाएगा। 23.5 डिग्री क्या होगा, पूर्वाहन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कहा जो आगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो हमेशा याद रखना, मणिपुर की सीमा है जो कि बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहा जो आगे है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो याद रखना, प्रवाल से हुई है। लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो याद रखना, परिवाल से हुई है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो याद रखना, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो याद रखना, 36 है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो याद रखना, 36 हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, बताइएगा। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का बाबू। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। याद रखना, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है। तो याद रखना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में हो जाएगा। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। याद रखना, कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आगे देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी है तक ये है। याद रखना, 12 समुद्री मील, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 डिग्री चैनल किसके माध्यम से किस मध्य स्थित है। याद रखना, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो याद रखना, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच बनाने वाली रेखा का क्या नाम है। तो याद रखना, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है जो आगे भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ रहे। तो याद रखना, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। आगे क्यों चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो याद रखना, अफगानिस्तान के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो याद रखना, अफगानिस्तान के साथ है। आगे कि भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है। याद रखना, राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है जो आगे भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है। तो याद रखना, 82.5 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर्वतीय है। याद रखना, 11% है जो कि पर्वतीय है। आगे देखते हैं कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है। याद रखना, 43% है जो कि मैदानी भाग है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसने किया था। रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई।
पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई क्या है? इधर देश का नाम दिया हुआ है, इधर सीमा की लंबाई है। बांग्लादेश के साथ याद रखना 4096 किलोमीटर है। और चीन के साथ कितना है? याद रखना चीन के साथ 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर हो जाएगा। और नेपाल के साथ कितना हो जाएगा? 1752 किलोमीटर हो जाएगा। म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर और भूटान के साथ 587 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ कितना है? 80 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे पहले आगे देखते हैं। ठीक है, भारत आगे है कि भारत के पर्वत, दूसरा टॉपिक का नाम। आगे देखते हैं। आगे है भारत, दूसरा टॉपिक का नाम है भारत का पर्वत। भारत के पर्वत के टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखना बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखना बलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो याद रखना हिमालय हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है जो आगे अरावली श्रेणियों की अनुबंधिक आयु है? तो याद रखना 570 मिलियन वर्ष हो जाएगा। और अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो याद रखना अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो याद रखना है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई है? तो याद रखना टेथिस से बाबू। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई है? तो याद रखना टेथिस से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है? आगे है कि हिमालय में हम हिम रेखा कहाँ मिलती है? बताइएगा। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो याद रखना है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है। आगे देखते हैं। आगे क्या है जो अगले पॉइंट है कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दून के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो याद रखना कुमायूं हिमालय के में स्थित है। उत्तराखंड उत्तरांचल में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो याद रखना नंदा देवी हो जाएगा। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना कहाँ कब हुआ? तो याद रखना सोनोजोइक में बाबू। ठीक है, सोनोजोइक में हुआ था, याद रखिएगा। आगे कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखना अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। और भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली ही हो जाएगा। अगर बात किया जाए अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो याद रखना गुरु शिखर हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा गुरु शिखर हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है? तो याद रखना एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? तो याद रखना एक प्रकार का भ्रंश कगार है। आगे कुछ बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है पश्चिमी घाट को। यानी कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो याद रखना अनाई मुदी हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अनाई मुदी हो जाएगा। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? महेंद्रगिरी हो जाएगा। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो याद रखना महेंद्रगिरी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन है? याद रखना नीलगिरी की पहाड़ियां। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो याद रखना कार्डेमम। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो याद रखना कार्डेमम हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? याद रखना केरल में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखना केरल में। आगे क्यों चलते हैं। आगे क्या है जो आगे है कार्डेमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो हमेशा याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं। आगे क्या है जो आगे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो याद रखना पारसनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्यों चलते हैं। आगे क्या है जो आगे गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो याद रखना बिहार में स्थित है। आगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो याद रखना सैडिक पीक हो जाएगा। सैडिक पीक नाम है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो याद रखना सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। और गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो याद रखना तमिलनाडु में स्थित है।
शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जो हमेशा याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? ये किस प्रकार का है? तो याद रखना एक संप्राय भूमि, एक प्रकार का क्या है? संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे है बाबू की कोडाई नाल किस पर्वत शिखर श्रृंखला का परिस्थिति है? तो याद रखना पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना केरल राज्य में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो याद रखना हिमालय पर्वत स्थित है। आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू, किस पर्वत को सागरमाथा और चोमा चोमोलुंगा लुगमा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना माउंट एवरेस्ट को। अगर कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? याद रखना अरावली पर्वत शिखर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। अगला टॉपिक का नाम क्या है? भारत के प्रमुख दर्रे को देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? याद रखना जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो याद रखना श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और नाथुला और जो जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना सिक्किम राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? याद रखना अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो याद रखना तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। जो कि कौन दर्रा जोड़ता है? तो हमेशा रखिएगा पालघाट दर्रा जोड़ता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो याद रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है? तो याद रखना खैबर दर्रा नाम है। सिरकिल्ला, बरा लाचा और पचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमेशा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो याद रखना भारत और चीन को जोड़ता है। सिरकिल्ला दर्रा किस नदी में पड़ता है? तो याद रखना सतलज नदी घाटी में पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो याद रखना बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो याद रखना थाल घाट दर्रा जोड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो याद रखना थाल घाट दर्रा जोड़ता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वत माला में स्थित है? याद रखना पश्चिमी घाट में स्थित है। याद रखिएगा थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? याद रखना पश्चिमी घाट में स्थित है। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? याद रखना खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? याद रखना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? याद रखना काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? याद रखना भारत और चीन को जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? याद रखना लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। कौन दर्रा? याद रखना चांगला दर्रा जोड़ता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? याद रखना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हमेशा याद रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो याद रखना पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। लिपुलेखा दर्रा स्थित है उत्तरांचल में स्थित है। हमेशा रखिएगा लिपुलेखा दर्रा कहाँ स्थित है? याद रखना उत्तरांचल में स्थित है। आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो आगे कुछ क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक है जो कि सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बताइएगा, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? जी नहीं, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर यही जो कि गलत है। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, नाथुला दर्रा जो कि है सिक्किम राज्य में स्थित है। हमेशा याद रखिएगा। दिए गए दर्रे एवं राज्यों का सुमेलन निम्न प्रकार से नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कालघाट केरल में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, ये सबको आगे कि माना दर्रा स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। अगला हिमालय में हिमरेख बीच में स्थित है 2300 से 6000 मीटर पूर्व में।
हिमालय को हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। चौरीबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, बताइएगा चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना केदारनाथ मंदिर के उत्तर में।